साथियों, प्रकृति की गोद में बैठकर दीपावली के उत्सव पर आप सभी को हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, यह परिवर्तन की एक प्रेरणा भी है। देश और दुनिया में जहां खेती को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग परिवर्तन के लिए प्रयासरत भी हैं और सरकार भी बहुत जिम्मेदारी के साथ में इसमें आगे बढ़ी है। बस वास्तविकता केवल इतनी है कि हम समस्या की गंभीरता को देखते हुए अपने अपने स्तर पर यदि जिम्मेदारी लेते हैं तो एक साझा अभियान उभरता है। इसी कामना के साथ आज ये वीडियो डालने का मन बना और आपसे अनुरोध है कि इस उत्सव काल में हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का अवसर है। जहाँ जहाँ भी लोग इस अवसर को मनाते हैं, इसके महत्व को समझते हैं, इसके संस्कृति के आधार पर जो इसकी पृष्ठभूमि है उसको उसकी तरफ ध्यान जाता है, तो वास्तव में प्रकृति में जब भी उत्सव होता है तभी कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। प्रकृति मौसम के अनुसार अपने क्रियाओं को बदलती है, उत्पादन व्यवस्थाएं बदलती हैं, पर्यावरण के प्रभाव बदलते हैं, हवा की गति, नमी, गंध, विरलता सभी पर प्रभाव आता है। ऐसे में पशु पक्षियाँ जितने भी आप देखेंगे, जीव जानवरों को आप देखेंगे, सभी आपको कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जीते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मानव के द्वारा जो भी प्रयास हुए, उन प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई अधूरापन है, जिसके कारण धरती के साथ समस्या, वनस्पतियों के साथ समस्या और पेड़ पौधों के साथ समस्या, पशु पक्षियों के साथ समस्या, ये जो समस्याओं का मुद्दा है, ये कोई किसी पर दोषारोपण का मुद्दा नहीं है। ये हमको ये ध्यान दिलाता है कि कोई बात तो छोटी है और कहीं ना कहीं हमने या तो प्रकृति के घटनाक्रम, परिस्थितियां, वातावरण के प्रभाव, अपनी आवश्यकताएं, जीने के लिए जो भी स्वरूप उभर कर आया उसके आधार पर प्रयास किए और इसके लिए हम सभी के प्रति कृतज्ञ भी हैं। लेकिन प्रकृति के सिद्धांतों को समझना, प्रकृति की व्यवस्था को समझना, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इससे दूरी है। व्यवस्था की खोज अभी कहीं ना कहीं अधूरी है और उसी कारण ये भी देखने में आता है कि जो अनुसंधान की दिशा और दशा है वो कहीं ना कहीं एक नए स्वरूप के साथ उभरती है। बार बार परिवर्तन के लिए आतुरता बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि मैं भी कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन खेती करते हुए एक लंबा समय हो गया और उसमें लागत के आधार पर खेती, करने के आधार पर खेती और बहुत सारी सूचनाओं के आधार पर खेती, प्रयोगों के आधार पर खेती। तो सूचनाओं के आधार पर भी ऐसा देखने को मिलता है कि स्थान स्थान पर जो भी प्रयास हुए, उन सभी प्रयासों को यदि हम एक रूपता में लाने की कोशिश करें तो बहुत संभावना नहीं है। तरीके अलग अलग होते ही हैं, स्थान स्थान पर बदलते हैं। तो फिर छूटा क्या है? छूटा है प्रकृति में व्यवस्था के सिद्धांत। आप दुनिया में कहीं भी देखो, प्रकृति में एक ऋतुकाल की क्रिया है। कहीं पर ठंड ज़्यादा है, कहीं पर ठंड कम है। तो वर्षामान, तापमान, ऋतुमान के साथ साथ प्रकृति के नियम और सिद्धांत निश्चित है। एक पौधा जो अपनी बीज परंपरा में है वो आज भी उसी परंपरा में है। एक पशु पक्षी जो अपनी वंश परंपरा में है वो आज भी उसी वंश परंपरा में है। धरती अपने परिणाम के साथ है। जरूर ऐसा लगता है कि जब धरती पर कोई उथल पुथल होती है, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अचानक बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उस समय बहुत सारी प्रतिकूलता भी दिखाई देती है। लेकिन साथियों, विचार करने की जरूरत यह है कि कहीं ना कहीं उन प्रतिकूलता का कारण कोई हम तो नहीं है, या हमारी मानसिकता में कोई ऐसा अधूरापन तो नहीं है जिसके कारण हम कहीं ना कहीं प्रकृति के विरोध में हैं। हम उपासना विधि से भी हों या आधुनिकता के साथ भी हों, दोनों ही क्रियाओं के साथ यदि जोड़कर देखते हैं तो प्रकृति के नियम, सिद्धांत, व्यवस्था, सूत्र जो भी मौलिक रूप में स्वयं स्फूर्त हैं, निरंतर हैं, वो किसी
सूचना के आधार पर नहीं चलते हैं और इसी भ्रम से मुक्त होने की आवश्यकता भी है। जैसे हम बहुत सारी चीज किताबों से उठाकर सूचनाओं के माध्यम से देखते हैं कि धरती कैसी है। साथियों, किसी एक व्यक्ति ने कैसा देखा, उसके आधार पर धरती की व्यवस्था को हम देखने जाएंगे तो व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं दिखती। आपको व्यवस्था पूरी जैसी है वैसी देखना है तो आप अपने खेत में प्रकृति के साथ शांत भाव से बैठिए और वर्तमानता के साथ बैठिए। भूतकाल की जो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जो प्रेरणाएं हैं, उनको थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए और जो भविष्य की चिंताएं हैं उनको भी थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। ये देखिए कि इस वर्तमान स्थिति में प्रकृति की जो व्यवस्था है वो कितनी सुंदरता से काम कर रही है। क्या मौसम हमारे और आपके कहने से बदलता है? क्या गर्मी और सर्दी में जो अनुपातिक संयोग हैं हमारे और आपके कहने से बदलते हैं? क्या कोई बीज अपनी संरचना को हमारे कहने से बदलता है? क्या कोई पशु का आचरण हमारे कहने से बदलता है? जरूर हम लोगों ने आवेश के द्वारा उनसे अधिक उत्पादन और अधिक लालच के वशीभूत होकर जरूर दबाव डाला है। हमने जमीन के अंदर रसायन डाले हैं, उसकी भौतिक और रासायनिक क्रिया को प्रभावित किया है। उसका कितना बड़ा दुर्भाव आया है उर्वरता के ऊपर, उसकी कोई समीक्षा नहीं है। हमने बीज वनस्पतियों की परंपरा पर कितना दबाव डाला है। आवश्यकता भी रही होगी, इसके लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन जब हम व्यापार विधि से केवल अपनी मानसिकता से और केवल अपनी मनमानी से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ विरोध होगा। हमें यह भी जानने की जरूरत थी कि जो नियम हम देख रहे हैं या जो नियम हम बना रहे हैं वो प्रकृति के कितना अनुकूल है और जो प्रकृति का नियम है वो कैसा। यदि प्रकृति में ही कोई ऐसी व्यवस्था आपको हाथ लग जाए कि जिसमें उत्पादन भी बढ़ जाए, क्वालिटी भी बढ़ जाए, आपकी आमदनी भी बढ़ जाए, तो उससे बढ़िया और बात क्या होगी। लेकिन यदि मैं एक ही फसल को निशाने पर रखूंगा, लागत के बलबूते पर एक आवेश पैदा करूंगा, तो धरती को भी नुकसान होगा, वनस्पतियों को भी नुकसान होगा, जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा। और साथियों, कृत्रिमता का भयानक रूप कितना किसानों को बोझ के रूप में आज है। पूरे देश में रासायनिक खाद की, रासायनिक दवाइयों की मारामारी है। क्या ये किसानों की बेचैनी क्या ये किसानों की समस्या केवल सरकार दूर कर पाएगी? क्या कृत्रिम लागत को बढ़ाते हुए हम अपनी गति के साथ में यही सोचते रहेंगे? हम पहले 10 किलो डालते थे, अब 20 किलो डालेंगे, अब 40 किलो डालेंगे और 50 किलो डालेंगे। जो वैज्ञानिक सिफारिशें हैं उनसे भी हम 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ गए हैं। किन्हीं क्षेत्रों में तो रासायनिक खादों की, दवाइयों की खपत इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ें भी खाने लायक नहीं रही हैं। प्रकृति की व्यवस्था के साथ विरोध है। यहाँ दवाओं से दवाओं का उपचार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम चिकित्सा की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम आपको प्रकृति के सहअस्तित्ववादी उन सिद्धांतों की ओर ध्यानाकर्षण के लिए प्रस्ताव रखते हैं, बातचीत भी करते हैं और खुशी के लिए बातचीत करते हैं। साथियों, हमारी बात आपको अच्छी लगे, कम अच्छी लगे, बुरी लगे, ये आपके अधिकार में है, लेकिन वास्तविकता यही है। और पूरी दुनिया में हमने देखा भी है कि जब भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, चुनौतियां उभरती हैं, समस्याएं उभरती हैं, एक छोटा सा उदाहरण है, रस्सी उलझती है तो छोर ही ढूंढना पड़ता है। तो जो छोर क्या है? प्रकृति की व्यवस्था ही छोर है। खेती में यदि आप समाधान चाहते हैं, लागत के खर्च को कम करना चाहते हैं, आधुनिकता के दबाव से मुक्त होना चाहते हैं, व्यापारवादी मानसिकता से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको केवल लागत के आधार पर तरीके नहीं खोजने हैं। हमको अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा, समाज व्यवस्था के स्तर पर भी सोचना होगा, प्रकृति की व्यवस्था के स्तर पर भी सोचना होगा और हमको आने वाले युवाओं के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। आज व्यक्तिवादी दृष्टि से भोग की प्रवृत्ति और संग्रह की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ी है कि मनुष्य ने ना आगे के लिए सोचने का मन बनाया है और वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से जैसे भी उदासी के साथ, कुंठा के साथ, आवेश के साथ समय गुजर जाए, ये साथियों जिंदगी नहीं है। आज दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत हृदय से आप सभी को साधुवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, हम केवल ये संदेश आपको देना चाहते हैं कि प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है।
प्रकृति अपने नियमों और सिद्धांतों से चलती है और मानव की भी जो प्रयोजन है, जो आवश्यकताएं हैं, जो जीने का जो कल्पनाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी शब्दों में घूमड़ रही हैं। उनका कोई वास्तविक स्वरूप उभर कर सामने नहीं आया। तो टकराव केवल इतना है कि मानव की मनमानी और प्रकृति की व्यवस्था के बीच में बहुत दूरी है। इसलिए केवल आपसे अनुरोध है कि प्रकृति के सिद्धांतों को, जैसे विविधता है, पूरकता है, समृद्धि है, नैसर्गिकता है, ऋतुकाल बदलता है, पौधों में दूरी का नियम है, स्थान का चयन है, हर पौधे की पत्तियां, फैलाव, जड़ों का विस्तार, ऊपर का विस्तार अलग अलग है। यदि हम छोटी छोटी बातों को समझकर अपने खेत में एक खेत और अनेक फसल लगाने के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो समस्याएं आज आपको जिनसे आप जूझ रहे हैं, उनका बहुत सरल उपाय है। कोई बीमारी का इलाज नहीं करना, कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं करना, रासायनिक खादों से मुक्ति, पानी का प्रयोग कम, जुताई का खर्च कम, आपकी मेहनत भी कम। केवल आपकी दिमाग की ताकत ज़्यादा लगेगी और दिमाग लगाना हम चाहते नहीं, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? तो आज जितने भी तंत्र इस पूरी दुनिया में स्थापित हैं, उन्हीं तंत्रों में समन्वय की स्थापना का एक ही सूत्र है कि हम प्रकृति के सहअस्तित्ववादी सिद्धांतों को एक रूपता के साथ, निष्ठा के साथ, परिभाषा और सूत्र के साथ स्वीकार करें, उसको विस्तार से अध्ययन करें, उसमें क्रियाओं को जानने की कोशिश करें कि प्रकृति धरती में उर्वरता के लिए कौन कौन सी क्रियाएं उसको समृद्धि प्रदान करती हैं, कौन कौन सी क्रियाओं से उसको हानि पहुंचती है। ठीक उसी प्रकार से वनस्पतियों की बीज परंपरा विविधता में कैसे काम करती है, किस फसल के साथ में किस फसल को लगाना है और पूरे खेत में किस तरीके से हमको स्थान का चयन करते हुए अपनी फसलों को लगाया जाना है। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव से लेकर कीड़े मकोड़े और बहुत सारी छोटे पशु पक्षी और विशालकाय जीव जानवरों का जो अस्तित्व है, वो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकृति के ही हिस्से हैं। प्रकृति में ही उनका एक भूमिका है और भूमिका सीधी सीधी व्यवस्था में भागीदारी है। इसलिए प्रकृति में कभी भी मनुष्य की मनमानी से हम किसी को हटाने का और दूर करने का प्रयास करते हैं तो उसका संघर्ष ही बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हमको अपनी खेती को सहकारिता के भाव से, क्योंकि ये खेती किसान की खेती नहीं है, व्यक्तिवादी खेती नहीं है, ये समाज और परिवार का साझा हिस्सा है, प्रकृति के साथ पूरा होता है। इसलिए सहकारिता की भी आवश्यकता है, व्यवसाय की भी आवश्यकता है और समृद्धि की भी आवश्यकता है। तो परिवार आपस में मिलें, एक गांव में 10-20 परिवार इस पर बैठकर विचार करें और सही मायने में दीपावली की यही एक मंगल कामना भी है कि यदि दीपावली के अवसर पर हम 10-20 परिवार मिलकर खेती में परिवर्तन के लिए अपनी मानसिकता को तैयार करते हैं, हमारे मन में ऐसी कोई कल्पना उभरती है, तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आप चाहेंगे, आपके अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए, प्रयोग के लिए, ये तपोस्थली कृषि तीर्थ के रूप में आपको अर्पित है। आप आ सकते हैं। और अभी तो हम नवंबर के महीने से इसका एक विधिवत कार्यक्रम बना रहे हैं। हर महीने 2 अध्ययन शिविर चलाए जाएंगे, जिनकी अवधि 5 दिन होगी और उस 5 दिन की अवधि में पूरे कार्यक्रम की समीक्षा, उसके मूल्यांकन पूर्वक क्या सही किया जा सकता है, प्रकृति के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, उत्पादन प्रबंधन हमको कैसे करना है, उसके बाद में प्रमाणीकरण प्रक्रिया का मानवीय आधार क्या होगा, उसी के आधार पर हमको उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में संबंधों को सुंदर बनाए रखने के लिए उसका प्रसंस्करण, उसके मानक, उसकी कीमत, उसकी पैकेजिंग किस प्रकार की होगी, और ये पूरा एक जो तंत्र है जिसके आधार पर ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का एक बहुत सुंदर विकल्प उभरता है, उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। आप जो भी आदमी, जो भी मेरे किसान भाई, जो भी जिज्ञासु, जो भी विद्वान व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध अनुरोध है और आग्रह भी है कि कहीं ना कहीं एक बार समझने, समझाने, सीखने, सिखाने, करने, कराने का जो वस्तुगत क्रियाओं के रूप में अध्ययन करने का एक बहुत ही सरल तरीका है, उसमें आप 5 दिन के लिए ज़रूर आएंगे। आपका स्वागत है। उसके लिए रहने सहने की व्यवस्था और जो भी खर्चे बनते हैं उनको हम आपस में मिलकर तय करते हैं, क्योंकि ये जो खर्चे का कार्यक्रम है ये आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं आदमी को सबसे पहले रोक देता है। इसलिए यहाँ समझने, सीखने और करने पर ध्यान ज़्यादा है
और जो बाकी जो खर्चे होते हैं उनको बैठकर तय करेंगे। वो खर्चा जो भी होगा उसका लेन देन होता है, क्योंकि समाज व्यवस्था में हम कहीं ना कहीं तन मन धन से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते ही हैं। लेकिन ये तन मन धन की भागीदारी केवल धन पर न टिकी रह जाए और केवल व्यापार की तरफ ना भाग जाए और केवल प्रशिक्षण कार्य भी बिजनेस ना बन जाए। ये ध्यान रखने की जरूरत है। किसान परिवार से किसान परिवारों के लिए एक रास्ता खुले। संस्थानों की अपनी निश्चित भूमिका है। सरकार के साथ भी कदम मिलाकर हम आगे बढ़ें। और चूंकि दोषारोपण से अब कोई समय निकलेगा नहीं, कोई रास्ता निकलेगा नहीं, कोई निर्णय होगा नहीं, ऐसी स्थिति में एक साझा कार्यक्रम के रूप में सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि का प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत है। आज शाम को भी हम खेत में कुछ सही नापतोल के आधार पर किस प्रकार से हम नालीदार विधि से पेरनियल क्रॉप माने बहुवर्षीय फसल क्षेत्र, जिसमें गन्ना हो सकता है, कोई फलदार पौधा हो सकता है, कोई इमारती लकड़ी हो सकती है, या कोई जड़ी बूटी भी ऐसी हो सकती है जो 1 वर्ष से ज़्यादा में जिसका उत्पादन लिया जाता है, उनको कैसे लगाया जाए, साथ साथ मिलकर कैसे लगाया जाए, कितना बहुवर्षीय फसल क्षेत्र कितना चाहिए, उससे क्या आमदनी ली जाएगी, और उसी प्रकार से उसके साथ में जो दूसरा क्षेत्र है जिसको हम मौसमी फसल क्षेत्र बोलते हैं, मौसम बदलने के साथ साथ जो फसलें लगाई जाती हैं उसमें अनाज भी हैं, दाल भी हैं, तेल भी हैं, मसाले भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी हम कैसे मिलकर लगाएं, ये कार्यक्रम हम आपके सामने रखेंगे। एक शाम के समय लगभग 4 से 5 के बीच में एक वीडियो बनाकर फिर आपको भेजेंगे। बहुत सारे साथियों का सवाल था कि ये मौसम है, इसमें यदि आप खेत का भी चित्र भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। और साथियों, एक और भी बात है, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं इस प्रयास में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अपनी जिज्ञासा के आधार पर खेत में बैठकर इस प्रयास की दिशा में बढ़ते हुए जो मौलिक सवाल आपके मन में उभरते हैं वो हमको जरूर बताएं। कई बार हमारा भी ध्यान जाता है, कई बार आपके प्रश्न इतने गहरे और अच्छे लगते हैं कि उधर हमारा भी ध्यान जाता है और हम उस पर फिर नए सिरे से शोध करते हैं। तो ये शोध का विषय है, शोध आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, सभी मिलकर शोध करें। दीपावली के उत्सव को खुशियों के साथ मनाएं, परंपरा को प्रेरणा दें कि ये दीपावली हमारी ज़िंदगी की एक अभिनव दीपावली है। और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ सभी को शुभकामना करते हुए हृदय से प्रणाम करता हूँ। सभी को नमस्कार।